हाँ जी, चलो इनकम आ गई 28 और 41 की, उसमें से 30 से 37 से खर्चे लेस कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो इनकम आएगी दैट विल बी और पीजीबीपी का इनकम, जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट होती है। टोटल इनकम सेक्शन 4 में जो हमने पढ़ी थी, सेक्शन 4 के अंदर जो हमने टोटल इनकम पढ़ी थी उसका ये पार्ट बनती है। ठीक है, चलो जी, सेक्शन 28 आपको आता है? यस आता है। फटाफट से पॉइंटर्स बता दो, ओनली द पॉइंटर्स, 8 पॉइंट है, बताओ। पहला, फटाफट बोलो, मैं लिखूंगा नहीं, आप बोलते जाओ, बस मैं सबको सुनता जाऊंगा और यस यस कंफर्म करता जाऊंगा। सेक्शन 28 बोलो भाई। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वेरी गुड। अगर आपको कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होती है, यस आपकी यहां पर टैक्सेबल हो जाएगी। और नॉन कंपीट फीस, वेरी गुड। गिफ्ट, वेरी गुड, तीसरा गिफ्ट। कीमन इंश्योरेंस, चौथा, वेरी गुड। बराबर है, 4 हो गए अभी। आप सभी के सारी आंसर्स को देखने के बाद 4 अभी कंप्लीट हो चुके हैं। वेरी गुड। 5वां, स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट करते हो आप असेट्स में, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप फॉर्म, अगर पार्टनर्स को कोई भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव, वेरी गुड। 6, पार्टनरशिप फॉर्म अगर पार्टनर्स को कुछ भी सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह जो भी पे करती है, राइट, वो भी क्या हो जाएगा? हाँ, वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? जो पार्टनर्स को जो पैसा मिलेगा, अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म को अलाउड हो चुका है तो पार्टनर्स के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा, करेक्ट। और एक हमने देखा था, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के एसेट्स अगर आप सेल करते हो तो उससे जो भी इनकम होगी वो भी आपकी पीजीबीपी एक्ट में टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर जो एसोसिएशन है अपने मेंबर्स को स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है तो यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो यू ऑल आर वेरी गुड। सेक्शन 29 क्या बोलता है? ये जो अभी हमने पढ़ा था, दिस इज सेक्शन 29, कंपटीशन किस तरीके से होता है। सेक्शन 30 क्या बोलता है? सर, बिल्डिंग के लिए अगर आपने कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया हो, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, रेंट और प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। सेक्शन 31 में क्या होता है? सर, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के लिए अगर आपने खर्चा किया हो, रिपेयर्स और इंश्योरेंस, बाकी के नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो, वेरी गुड। सेक्शन 32, आप सभी के वीडियोस मैंने सुने, बहुत अच्छा लगा मुझे कि यू हैव अच्छी कमांड, है ना। हाँ, स्पेसिफाइड बिजनेस अभी बताऊंगा ना, मैंने बताया कहाँ है, क्या करते हो। सेक्शन 35 की जो सीरीज है, मैंने कहा ना बड़े लोगों की सेक्शन है, जो ही काहे टेंशन ले रहे हो, बताना ही है इसको, तो जाएगा कहाँ, ये बताना ही है ना। बट सबसे पहले हम पीजीबीपी के मेन पार्ट को कंप्लीट करेंगे, देन आई विल कम ऑन दिस। अभी सेक्शन 35 की सीरीज बोलता हूं मैं हमेशा, सेक्शन 35 एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 35 के साथ सेक्शन 35 एडी भी आ जाता है, राइट, ये सब आएंगे सेक्शन 35 के अंदर, जो भी आते हैं ना वो मैं सब कराऊंगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो यार। आपको एटलीस्ट जब मॉड्यूल आप हाथ में लोगे तो आपको एक चीज ये भी, एक बार भी ये नहीं लगेगा कि यार सर कोई चीज हमें आ नहीं रही है, ठीक है ना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट। तो इसलिए आप बिल्कुल डर मत करो इस चीज का। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो यस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बिजनेस में एसेट्स यूज कर रहे हो, आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए और उसका आपने पुट टू यूज कर लिया हो, ठीक है ना, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा हमने क्या देखा था डेप्रिसिएशन में, कि सर डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, मेथड हमने देखा था, एक होता है एसएलएम और एक होता है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम में क्या होता है? इंडिविजुअल एसेट्स पर होता है, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर होता है, यहाँ इंडिविजुअल होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर हमने देखा था ब्लॉक ऑफ एसेट्स के में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, और कैलकुलेशन अब आप सभी को आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा, यस, चौथा पॉइंट इसमें हमने क्या देखा था? प्रोवाइजोस देखे थे, प्रोवाइजो 1 और प्रोवाइजो 2। 1 बोलता है कि हाफ रेट वाला है और 2 बोलता है अमलगमीशन डीमर्जर वाला, ठीक है। इसके बाद हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन देखा था। एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और पावर जनरेशन को मिलता है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी को मिलता है, जो डायरेक्टली कहां पर यूज आ रही है? प्रोडक्शन में यूज आ रही है, ठीक है।
फिर हमने क्या देखा था, पावर जनरेटिंग वाला एसएलएम एसएलएम एंड हाँ, पावर जनरेटिंग में एसएलएम डेप्रिसिएशन हमने देखा था, करेक्ट, यस। फिर और क्या पॉइंट था बताओ, और कोई पॉइंट जो हमसे मिस हुआ हो? बस यही है मेरे हिसाब से, पार्टली पर्सनल एंड पार्टली बिजनेस के लिए, ठीक है ना, ये पॉइंट था। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन विच यू ऑल हैव कवर्ड, राइट। सबसे बड़ा टॉपिक ही यही था। अब अगला जो सेक्शन 35 आएगा, नो डाउट वो बड़ा है, बट आपके लिए ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है। ज़्यादा रिलीवेंट जो होगा मैं बता दूंगा कि दीज आर द रिलीवेंट, नो डाउट। इतना बड़ा नहीं है, जितना डेप्रिसिएशन था उतना बड़ा नहीं है, उसे एक बार पढ़ने की जरूरत है। मतलब एक सेशन में मेरे हिसाब से हो जाएगा, एक सेशन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमने देखो सेक्शन 28 देख लिया, 29 देख लिया, 30 देख लिया, 31 देख लिया, 32 देख लिया। सेक्शन 33 इज रिलेटेड टू टी, कॉफी, रबर और साइट रेस्टोरेशन, बट इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू। आपके लिए रिलेवेंट है ही नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। जब मैं आपको मॉड्यूल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेदर दिस इज रिलेवेंट और नॉट, राइट, नहीं है आपके सिलेबस में। सेक्शन 34 ओमिटेड। ओमिटेड मतलब क्या है सर? सेक्शन ही हटा दिया गया, इनकम टैक्स में से ये सेक्शन ही हटा दिया गया है। चलो ये भी खत्म हो गया। सेक्शन 35 की सीरीज है ये, वो मैं बड़े लोगों की सेक्शन बोलता हूँ, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। बाद में मतलब पीजीबीपी का ये मेन काम हो जाए उसके बाद में कराऊंगा, ठीक है। कोई खास लोड वाला मामला है ही नहीं उसमें। उसमें क्या होता है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट मिलता है, वो बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा सेक्शन है जहाँ पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब पीएनएल में आप डेबिट कर सकते हो पूरा का पूरा अमाउंट। क्यों, कब होगा, क्या नहीं होगा, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। फिर हमने सेक्शन 36 देखा था। चलो जी एक बार फटाफट से मुझे रिकॉल करवा दो सेक्शन 36। बताओ यार पीजीबी में कितना छोटा है यार ये चैप्टर। ये कोई चैप्टर है क्या सर? ये कोई चैप्टर है क्या? इतना सा चैप्टर, कमाल करते हो सर। और लोग तो बोलते हो बड़ा टफ होता है, बड़ा टफ होता है। अरे यार तुम्हें लगा क्या, एक क्षण भी ऐसा लगा कि चैप्टर टफ जा रहा है? और अपने दोस्तों से पूछना पीजीबीपी के बारे में जो एग्जाम दे रहे हैं ना, अरे यार पीजीबीपी तो रिवाइज ही नहीं होता है यार, बहुत बड़ा चैप्टर है। यार बड़ा नहीं है, और बड़ा कर दिया जाता है। दूसरा, हाँ जी बताओ दूसरा। वेरी गुड। इंश्योरेंस के बाद में मैंने बताया था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बोनस कमीशन, अप्रूव्ड फंड और सेंट्रल गवर्नमेंट का एनपीएस, पेंशन स्कीम। तीसरा मैंने बताया था एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ये आपको ड्यू डेट, यहां पे तो हमने 43B का रेस्ट्रिक्शन देख लिया था। यहां पे क्या था, ड्यू डेट तक जमा कराना है, फंड की ड्यू डेट तक, फंड की ड्यू डेट तक, अक्रूवल बेसिस पे नहीं होगा ये। वेरी गुड। देखो राहुल को सबसे पहले फैमिली प्लानिंग याद आया, इतना कुछ याद नहीं आया उसको इतनी देर में, है ना राहुल। चौथा इंश्योरेंस हो गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर क्या आता है, बोलो भाई फिर क्या आता है? अच्छा तुमने लिखा है ना यार यहाँ पे। फिर हमने क्या लिया था, जीरो कूपन बॉन्ड्स, नहीं इंटरेस्ट लिया था, इंटरेस्ट लिया था। इंटरेस्ट में हमेशा ध्यान रखना पुट टू यूज का, पुट टू यूज तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद का जो होगा वो आपका पीएनएल में जाएगा। फिर डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स, अब ये तुम्हें भूलना नहीं है भैया, जीरो कूपन बॉन्ड्स वाला अच्छे से अपन ने देखा है। बेड डेब्ट्स भूलना नहीं है तुम्हें, ठीक है। बेड डेब्ट्स और बेड डेब्ट्स की रिकवरी बताई थी, रिकवरी 41 के अंदर टैक्सेबल होती, ठीक है ना, बताया था सारा मैंने। 7th आपका था फैमिली प्लानिंग, वेरी गुड। और 8th आपका मैंने बताया था कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलो नाउ उसके बाद मैंने सेक्शन 37 कराया था। सेक्शन 37 क्या है? हाँ जी सेक्शन 37 क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज सेक्शन 37?
हाँ जी बोलिए। हाँ कमीशन, अरे नहीं भाई, सेक्शन 37 क्या है? जनरल डिडक्शन, वेरी गुड। मतलब क्या, जो खर्चा 30 से 36 के अंदर अलाउड नहीं होता है वो खर्चा सेक्शन 37 में अलाउड हो जाएगा, जनरल डिडक्शन। यहां पर क्या है, बट वो खर्चा बिजनेस का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। देखो बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, सारे खर्चों को मेंशन करना मुश्किल है, तो इसीलिए 30 से 36 में जितनों को उनको मेंशन करना था, स्पेसिफिकली टारगेट करना था, उन्होंने कर दिया। लेकिन उनके बाद उन्होंने बोला कि यार बहुत सारे खर्चे हैं, अब इसके अलावा अगर कोई भी खर्चा है तो यस अलाउड हो जाएगा सेक्शन 37 के अंदर, अगर वो बिजनेस का है, रेवेन्यू का है और लीगल एक्सपेंडिचर है तो यस वो अलाउड हो जाएगा, राइट। आदित्य अदर इनकम नहीं भाई, अदर एक्सपेंसेस। यार क्या करते हो आदित्य, काय करते? आयुषी रेंट क्या लिखा आपने? अच्छा पॉइंट्स लिखे आपने, कमीशन, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, रेंट, ये नहीं समझा, रेंट नहीं समझा मैं आयुषी आपका। चलो जी, जनरल डिडक्शन में मैंने आपको ये चीज बताई थी और मैंने कुछ स्पेशल नोट आपको बताए थे, सब मैं नोट सीरीज के अंदर आपको लिखाऊंगा, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। नोट्स विल बी ऑन द वे, WIP, सो वंस नोट्स विल गेट कंप्लीटेड देन आई शेयर ऑल द नोट्स विथ यू, ठीक है। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट द नोट्स, ठीक है। और नोट से भी सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको देने वाला हूं दैट इज अ नोट सीरीज, हैंड रिटन नोट सीरीज, माइंड ब्लोइंग, गेम चेंजर इन द इनकम टैक्स, ठीक है ना। इनकम टैक्स इतनी आसान हो जाएगी, मतलब आपको सोचने की जरूरत भी नहीं होगी, ओके। चलो जी, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का है, लीगल एक्सपेंडिचर है तो अलाउड हो जाएगा। कुछ नोट्स बताए थे। पहला मैंने एक इल्लीगल एक्सपेंडिचर के बारे में आपको बताया था। इल्लीगल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि फ्रीबीज, फ्रीबीज मतलब मुफ्त में बांट रहे हो आप, फ्रीबीज, कमीशन, ट्रिप टू डॉक्टर, ठीक है ना, बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये मैंने बताया था कि अगर आप ये चीज दे रहे हो तो दिस इज अनएथिकल एज पर दी डॉक्टर लॉ। कोई भी डॉक्टर इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भैया तेरे से पैसा लेके मैं तेरी दवाई प्रिस्क्राइब करूं। नो, दीज आर द रिश्वत एक प्रकार से, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। मतलब ये तो एज पर उनके लॉ, एज पर लॉ दिस इज नॉट अलाउड, डॉक्टर्स के लॉ के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, सो दिस इज नॉट अलाउड। मतलब ये एथिकल नहीं है, लीगल नहीं है, सो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, लीगल मतलब क्या, चाहे वो लीगल हो लीगल मतलब क्या, लीगल मतलब प्रॉपर होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल चाहे इंडिया के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग हो या बाहर के लॉ के अकॉर्डिंग हो, इलीगल नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग हो या बाहर के लॉ के अकॉर्डिंग हो, राइट। मतलब हो सकता है कि कोई चीज बाहर के लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है, हो सकता है इंडिया में उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। प्लीज अनाउंस इट। क्या बोल रहा है, एक मिनट, कौन है भाई, क्या अनाउंस करें? अच्छा, फाइनल के बच्चों का मैसेज है कि सर अनाउंस करो प्लीज। हाँ जी, यहां तक आपको चीज ध्यान आ रही है? हाँ। दूसरा हमने क्या बोला था, दूसरा क्या था, मैंने आपको बताया था कि CSR कंट्रीब्यूशन जो होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने सेक्शन 37 ने साफ साफ मना कर दिया है कि दिस विल नॉट बी द बिजनेस एक्सपेंडिचर, राइट। तो नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर, जब ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है तो अलाउड नहीं होगा, सिंपल सी बात है, करेक्ट। तीसरा आपका यहां पर अपन ने क्या देखा था, तीसरा और क्या देखा था अपन ने, हाँ अपन ने देखा था पेनल्टीज अगर ब्रीच ऑफ लॉ और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ब्रीच ऑफ लॉ है तो अलाउड नहीं होगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो अलाउड हो जाएगी। पेनल्टी बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यस अलाउड है, लेकिन ब्रीच ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है, राइट। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था शायद पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कंपनी
और अदर दोनों को ही अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बट आपको 80GG और 80GG में डिडक्शन मिल जाएगा फॉर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर्स वगैरह में आपको एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, राइट, तो भी वो कंपनी के केस में भी अलाउड नहीं होगा और अदर केस में भी अलाउड नहीं होगा। बट कंपनी को 80GG में बेनिफिट मिल जाएगा, GG में बेनिफिट मिल जाएगा और 80GC के अंदर अदर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। अगर कोई भी डाउट हो, यस यू कैन आस्क, ठीक है ना, कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है यू कैन आस्क, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी का मैंने आपको बताया था। और क्या था, हाँ, फिर मैंने लास्ट में बताया था इशू एक्सपेंडिचर्स, इशू एक्सपेंसेस। ये मैंने थोड़ा फटाफट से बताया था आपको, आई होप समझ आ गया होगा। मैं एक बार थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि, हाँ, एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ब्रोशर्स, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, आर्टिकल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स इट, कुछ भी हो सकता है। इशू एक्सपेंडिचर में मैंने क्या बताया था, अगर चेंज होता है इन नेटवर्थ, ठीक है ना, चेंज इन नेटवर्थ मतलब कैपिटल में चेंज हो रहा है, कैपिटल में चेंज हो रहा है, देन इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और नो चेंज इन कैपिटल, नो चेंज इन नेटवर्थ मतलब नो चेंज इन कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको मैंने आपको समझाने के लिए क्या बताया था, लेट्स अज्यूम कि हमारी इक्विटी और हमारे रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी है मेरी 10, रिजर्व एंड सरप्लस 2, तो माय नेटवर्थ इज 12, माय नेटवर्थ इज 12, राइट। अगर मैं बोनस शेयर इशू करता हूं, बताओ वेदर दिस विल बी, अब मुझे आप बताओ कि अगर मैंने बोनस शेयर इशू किया, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बोनस शेयर इशू करता हूं तो उस इशू के लिए मैंने कुछ खर्चे किए, करने पड़ते हैं यार, मार्केटिंग करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है, अवेयरनेस देनी पड़ती है, तो कई सारे बोनस के एक्सपेंडिचर होते हैं, लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं, राइट। तो मैंने इशू के रिलेटेड एक्सपेंडिचर किए, तो बताओ क्या होगा, वेदर दिस विल बी द कैपिटल और रेवेन्यू। चलो अब मैं आपको इसके बाद में टच करवाऊंगा टीडीएस से। बताओ जी, हाँ, टीडीएस का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपका यहां पर लेने वाला हूं। आयुषी ने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाई आयुषी, मैंने 1 लाख का बोनस शेयर इशू किया, 1 लाख का मैंने बोनस शेयर इशू किया, आप सब मुझे बोल रहे हो कैपिटल। अब मुझे वापस समझाना पड़ेगा तुम्हें, बोनस इशू करते हो तो क्या होगा, बोनस इशू करते हो तो क्या होगा पता है, इक्विटी बढ़ जाएगा। यस सर, इक्विटी बढ़ेगा, बोनस शेयर इशू किए तो एक इक्विटी बढ़ेगा। बट आपको पता है बोनस इशू कहां से होता है, रिजर्व एंड सरप्लस से होता है। बोनस इशू कहां से होता है, बोनस के लिए जो पैसा आता है ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस से निकाला जाता है। तो आपकी नो डाउट यहां इक्विटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा। तो आपका नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है, देखो 11 और 1 12, 12 और 12, क्या आपकी नेटवर्थ में चेंज हुआ है, नो। इफ नो चेंज इन कैपिटल, नो चेंज इन नेटवर्थ, देन इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बोनस की जगह लेट्स अज्यूम मैंने 5 लाख के डिबेंचर इशू किए, 5 लाख के डिबेंचर इशू किए, तो उसके लिए मैंने कुछ खर्चा किया। वेरी गुड जूही, मैंने 5 लाख के डिबेंचर्स इशू किए और उसके लिए मैंने कुछ खर्चा किया। सो वेदर दिस विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर और द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बताओगे मुझे प्लीज। होले होले हो जाएगा प्यार सजना, होले होले हो जाएगा प्यार, बोलो भाई। ओके, राहुल बोल रहे हैं कैपिटल, एनी अदर। राहुल कैपिटल तो क्यों, रेवेन्यू, हर्षिता का आंसर, जूही कैपिटल, जूही कैपिटल तो क्यों, इज एन इन स्पेसिफिक रीजन, बताओगे मुझे। कॉपी पेन नहीं है तुम्हारे पास, कॉपी पेन नहीं है के, मुझे बताओ। तुमने डिबेंचर इशू किया
तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ेगी क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा क्या? नहीं सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? डिबेंचर इशू किया 5 का, इक्विटी बढ़ेगा क्या? नो। रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा क्या? नो। तो तुम्हारा जो रिवाइज्ड स्टेटस है वो कितना है? 12 है। पहले भी 12 था और 12 है। देयर इज नो चेंज इन द नेटवर्थ, देन इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ चेंज इन नेटवर्थ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ नो चेंज इन नेटवर्थ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना सिंपल है। हाँ जूही, आप लिख तो सही रहे हो, नो चेंज, नो चेंज तो इट इज रेवेन्यू भाई। अगर चेंज इन नेटवर्थ मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है तो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ रहा है? हर्षिता एकदम परफेक्ट लिखा आपने। सो दीज हैज बीन डन। सो नाउ सेक्शन 37 के अपन ने मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिए। एक बार और देख लेता हूं कोई पार्ट मिस ना हो। एक बार पढ़ लो। फ्रीबीज गिफ्ट कैश ट्रैवल फैसिलिटी टू मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय फार्मा कंपनी नॉट अलाउड। पेनल्टी ब्रीच ऑफ लॉ नॉट अलाउड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड। ठीक है, देख लिया हमने। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स नॉट अलाउड, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउड। ठीक है। लॉस ऑफ इलीगल बिजनेस, अगर इलीगल बिजनेस का कोई लीगल खर्चा है ना वो अलाउड हो जाएगा। इलीगल बिजनेस है, मान लो आप ड्रग्स का धंधा करते हो, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो, दिस इज लीगल एक्सपेंडिचर भाई, अलाउड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट और शेयर और इश्यू एक्सपेंसेस। लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट क्या होता है, आइडिया है कि किसी को? मान लो हमारे जूही का क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब जूही के यहाँ पे एम्प्लॉय है, अब जूही के पास पैसे इतने हैं कि जरूरत ही नहीं है उसको सोचने की। एम्प्लॉय बोलता है क्या फर्क पड़ जाएगा, सागर में से अगर एक हमने लोटा पानी निकाल लिया तो। इतना पैसा है जूही के पास, 1 लाख की गड्डी निकाल के चल दी है। दैट इज लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट, रोकड़ का गमन। लेकिन जब जूही के जो सीनियर मैनेजमेंट उनको आइडेंटिफाइड हुआ यार 1 लाख तो कम हो गया है, क्यों? क्योंकि हमारा रोकड़िया जो हमारा कैशियर है वो लेके भाग गया, क्या किया जाए, अब कुछ नहीं हो सकता। सो दीज आर दी लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट, राइट। तो ये आपका खर्चा अलाउड हो जाएगा, राइट। कैश की चोरी, या आप बैंक से पैसा निकाले और एक वो बैंक डकैत आया आपका पैसा लेकर भाग गया, क्या हुआ? कैश का चोरी, राइट। लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट। डिविडेंड नॉट अलाउड है, और कोई भी प्रोविजन आपको यहां पर अलाउड नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। बिजनेस हेड के अंदर कोई भी प्रोविजन आपको अलाउड नहीं होगा। गुड मॉर्निंग नीलाजीत, नो इश्यू नीलाजीत, नो इश्यू। ठीक है, चलो तो यहां तक मुझे बताओ 30 से 37 तक तुम्हें पूरी क्लियरिटी हो गई कि कब कोई खर्चा अलाउड होगा, कब कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपको लेकर जाने वाला हूं सेक्शन पापा जी की सेक्शन में। पापा जी कौन है भैया, कौन बताएगा मन्ने की पापा जी कौन है? इधर है भाई, पापा जी कौन है इधर बताओ। एम्बेजलमेंट ऑफ लॉस अलाउड होगा सर, लॉस ऑफ इलीगल बिजनेस अलाउड होगा। लॉस ऑफ इलीगल बिजनेस मतलब कैसा हो गया कि देखो, मान लो हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब के वहां पर लोग आते थे, वो उन्हें दवाइयां देते थे, लेकिन साइड में डॉक्टर साहब ड्रग्स का धंधा भी करते थे, ड्रग्स का धंधा भी करते थे। उनका ड्रग्स पकड़ लिया गया और ड्रग्स की जो भी इनकम है वो टैक्सेबल कर दी गई। तो उन्होंने क्या बोला, सर मेरा जो स्टॉक है मेरा लॉस हो गया उसका, सो सर ये क्या खर्चा अलाउड होगा? मैंने क्या बोला, इलीगल बिजनेस का कोई लीगल एक्सपेंडिचर है, यस वो अलाउड होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ ये जो स्टॉक लॉस होता है वो भी आपको अलाउड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इलीगल का कोई भी इलीगल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होते, इलीगल एक्सपेंडिचर आपके बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। मतलब ड्रग्स का धंधा करते हो, माफिया को पैसे भिजवाते हो, डॉन को पैसे भिजवाते हो, आप अलाउड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखना। हाँ जी,
पापा जी कौन है? हाँ जी, पापा जी की रेस्ट्रिक्शन। तो जैसे आवे ना पापा जी याद आ जाने चाहिए अपने को। सेक्शन 40, सेक्शन 40A, सेक्शन 43B, दीज 3 आर द रेस्ट्रिक्शंस, दीज आर द पापा जी का रेस्ट्रिक्शन। भले ही तुमने खर्चा किया है, बहुत सही किया है, अलाउड है सर, 30 में अलाउड है, 31 में, या 31 में अलाउड है, या 32 में अलाउड है, या 33 में अलाउड है सर, 34 तो है ही नहीं, 35 में अलाउड है सर, 36 में अलाउड है सर, 37 में अलाउड है सर। कोई भी खर्चा सर हमने एकदम जेन्युइन किया है सर, बिजनेस का खर्चा है, लीगल है, रेवेन्यू नेचर का है सर, फिर आपको क्या परेशानी है? अरे मेरे को काहे की परेशानी रे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? पापा जी को परेशानी है, पापा जी के रेस्ट्रिक्शन से शादी करना भैया, तुम ऐसी मत करो ना, हाँ घर नहीं आने देंगे सर। देखो मैंने कोई गलत शादी तो करी नहीं है, लड़की से शादी करी है ना। हमारे राहुल क्या बोलेंगे, देखो सर मैंने लड़की से शादी करी है, मतलब दोस्ताना वाली हरकत तो करी नहीं है मैंने, राइट? तो लड़की से शादी करी है, ठीक है। पापा जी बोलेंगे शादी तो चलो बढ़िया है, तूने छोरी से की है, छोरी अपने बिरादरी की होनी चाहे है, दीज आर माई रेस्ट्रिक्शन। तो यहां पर, अरे सर मैंने बिजनेस का खर्चा किया, मैंने लीगल खर्चा किया, मैंने रेवेन्यू खर्चा किया, सर अलाउड करो ना। पापा जी के बोले मेरी रेस्ट्रिक्शन से होना चाहे, अगर तूने खर्चा मेरी रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं किया है तो भाई साहब ये तेरे को अलाउड नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां मैं आपको 43B का रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं, 40A का रेस्ट्रिक्शन भी बता चुका हूं, तो पहले इनको कंप्लीट करते हैं, देन विल कम ऑन सेक्शन 40A, क्योंकि वहां पर मैं आपको TDS से भी कनेक्ट कराने वाला हूं आज। चलो बताओ 43B क्या है, बोलो भाई। बोलो, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। राहुल, हाँ ध्यान रखना, पप्पा जी के रेस्ट्रिक्शन से करना भैया, जो भी करो। वेरी गुड। अक्रूवल बेसिस मैंने समझ नहीं आवे यार, ऐसे मेरे को आधा पढ़ा लिखा हूं, मेरे को ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी हुई यार, पूरा बताओ ना यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता ऐसे, पूरा बताओ सेक्शन 43B क्या बोलता है। तुम क्या समझो मैं पढ़ा लिखा हूं के? अरे पढ़ा लिखा होता तो यहां थोड़ी होता यार पाजी। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई दिल को रास रास अब तो। वेरी गुड, जूही ने बिल्कुल सही लिखा है, बट फिर भी आधा अधूरा आंसर लिखा है। मुझे पूरा आंसर सुनने की आदत है, तुमको पता है ना, ज्यादा नहीं आता रे मेरे को। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर्स। अगर आप ये आंसर लिख के आओगे ना, मान के चलो एग्जाम में अपना कार्यक्रम सलट जाएगा, नहीं पास हो पाएंगे, नहीं पास हो पाएंगे, सीरियसली बोल रहा हूं। आपको आता है, नो डाउट आपको आता है, बट आंसर इज इनकरेक्ट, क्या फायदा? ना 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 ना, मेरे को पहली लाइन ढंग से बता दो यार, बात की तो बाद में पूछूंगा, मुझे पहली बता दो 43B का इंटेंशन क्या है, उसे ढंग से समझा दो। स्टिल देयर योर आंसर इज नॉट करेक्ट। नीलाजीत, राहुल, भरत, आदित्य, कहां हो तुम? आरवा, आपने लिखने की सही कोशिश करी है, बट स्टिल थोड़ी सी गुंजाइश है। हर्षिता एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्षिता जो ने लिखा है ना, दैट शुड बी द आंसर। इस तरीके से ही आपको लिखना पड़ेगा। 43B बोलता है कि जो खर्चे हैं, अगर आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे नहीं करोगे तो ये आपको अलाउड नहीं होंगे। आप सोच रहे हो अक्रूवल बेसिस पे अलाउड कर देंगे, बट नहीं, दीज आर नॉट अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, दिस विल बी अलाउड ओनली इफ पेमेंट रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट। आपने सबने ठीक लिखा, नो डाउट, आपका इंटेंशन मुझे समझ आ गया कि यू आर ऑन द राइट वे, यू ऑल आर इन राइट डायरेक्शन, बट लाइन पूरा लिखना जरूरी है। अभी से प्रैक्टिस डालोगे ना तो एग्जाम में सेट हो जाएगा मामला, इसलिए मैं बार बार ऐसा पूछता हूं, ठीक है।
कौन कौन से केसेस है इसके अंदर बताओगे मुझे? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले अगर आप पे करते हो तो ही ये खर्चा आपको अलाउड होगा, अदरवाइज ये खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। सर कौन सा खर्चा है, कोई बताएगा क्या? यहां पर गवर्नमेंट ने किन किन 3 आदमियों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है बताओ? सबसे पहले गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया, गवर्नमेंट ने खुद को प्रोटेक्ट किया है। फिर एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है। चलो गवर्नमेंट में क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। गवर्नमेंट में क्या चीज है बताओ? गवर्नमेंट को तुम क्या पे कर रहे हो जब 43B का रेस्ट्रिक्शन हमें ध्यान रखना है, बताओ क्या चीज है? गवर्नमेंट को अगर कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज एटसेट्रा अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज एटसेट्रा अगर आप पे कर रहे हो तो यस, उस केस में और क्या है? और क्या है? और क्या है? और बताओ। यस, और भूल गए क्या तुम? अगर मान लो तुमने इंडियन रेलवे का कोई भी एसेट्स यूज किया है, इंडियन रेलवे को अगर आप पेमेंट कर रहे हो फॉर यूज ऑफ एसेट्स ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की कोई एसेट्स अगर यूज करने पर आप उसे कोई पेमेंट करते हो तो वो खर्चा आपको तभी अलाउड होगा, जब आपने एक्चुअल पे कर दिया हो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले। भूल कैसे सकते हो तुम? हैं जी ठाकुर। चलो जी, व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयज? एम्प्लॉयज में ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं? हाँ वेरी गुड, रेंट, हाँ रेंट, करेक्ट, रेंट फॉर यूज ऑफ, हाँ रेलवे एसेट्स, वेरी गुड। रेलवे एसेट्स लिख दो, रेलवे गोडाउन मत लिखो, रेलवे एसेट्स लिख दो, रेलवे एसेट्स लिख दो, नॉट गोडाउन, ठीक है ना, गोडाउन मत लिखो, रेलवे एसेट्स लिखो, ठीक है। एम्प्लॉयज के केस में क्या हो गया? बोनस और कमीशन, वो पूरा का पूरा सेक्शन उठा के चिपका दो यहां पे, ठीक है ना। दूसरा, अप्रूव्ड फंड में अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हो तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो, और एक और लिख लो लिव इनकैशमेंट, एक और लिख लो लिव इनकैशमेंट, ठीक है ना। अगर आपने ये एम्प्लॉयज को पेमेंट करते हो तो इन्होंने बोला है कि अगर आप एक्चुअल पेमेंट करोगे ना तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अप्रूव्ड फंड के अंदर पीएफ भी आ जाता है, ग्रेचुटी भी आ जाती है, सुपर एन्युएशन भी आ जाता है, और एनी अदर अप्रूव्ड फंड कोई भी आ जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फाइनेंशियल इंटरेस्ट के केस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में क्या हो जाता है बताओ, बोलो। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई दिल को रास रास, अब तू है गुजारिश, बोलो भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन, वेरी गुड, बट लोन किससे लिया आपने? Loan from whom? You have taken loan from whom? Financial institution. What's the name of the financial institution? Please बताओ, नाम बताना पड़ेगा। अरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका शेड्यूल्ड बैंक, नाम बताओ जी, ऐसे नहीं होगा। उनका तो नाम मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रख दिया ताकि आपको इजी रहे। बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स,
स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और एनबीएफसी, ठीक है ना। अगर आपने इनसे लोन लिया है तो जब आप इनको लोन का इंटरेस्ट पे करोगे तभी आपको वो खर्चा अलाउड होगा, अदरवाइज वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर, यस और नो। तो ये आपको सेक्शन 43 भी मैंने आपको यहां पर कंप्लीट करा दिया। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं इसी से रिलेटेड जो एग्जाम में आता है। हर्षिता has taken loan from SBI of rupees 100 crores at the rate of 10% per annum। 10% के ब्याज पर उसने 100 करोड़ का लोन लिया हर्षिता ने, कहां से? SBI से। इन द ईयर 21-22 and the interest amount not paid से 22-23 चॉइस कर देता हूं बस, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेड नॉट पेड बट सेटल्ड थ्रू issue of debenture on 31st, issue on debentures, issue and debenture for whole interest for 23-24 on 15th August 2024। बताओ whether the expenditure will be allowed or not। क्या आप मुझे बताओगे कि एक्सपेंडिचर, ये हर्षिता ने 100 करोड़ का लोन लिया भाई एसबीआई से, सो वेदर दिस एक्सपेंडिचर विल बी अलाउएबल और नॉट। वो अलाउड होगा या नहीं होगा, मुझे क्या पता। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता ना 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 ना, फोन का नंबर, घर का पता। हाँ जी भाई बोलो। बताओ whether this expenditure will be allowable or not। बोलो भाई। हाँ जी बोलो। नो सर, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो बेनिफिट मिल सकता है। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन मतलब क्या? अच्छा ओके। और भाई देखो इंटरेस्ट था, 100 करोड़ का इंटरेस्ट था, इसने 10 करोड़ का इंटरेस्ट बना, सॉरी 100 करोड़ का लोन था, सॉरी, उसमें 10 करोड़ का ब्याज बना। अब हर्षिता ने बोला सर देखो ब्याज के पैसे तो है नहीं, ऐसा करो मैं तुम्हें डिबेंचर इशू कर देती हूँ, डिबेंचर लो मजे करो, हो गया सेटलमेंट अपना, कहानी खत्म, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट सेटल्ड, इंटरेस्ट सेटल्ड। अब नाउ देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। बताओ क्या होगा, बोलो भाई। ये बहुत ध्यान रखना, अब दिस इज द इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस पे तुम्हारे कोई क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। बोलो भाई क्या हो गया?
अलाउड होगा नहीं होगा कुछ तो बोलो। हेलो, बोलो भाई क्या कर रहे हो? वेदर दिस विल बी अलाउड और नॉट, बोलो। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा है? नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। ओके, एनी अदर? नो सर। ओके, एनी अदर? सर 15 अगस्त को इशू किया है। हाँ, 15 अगस्त को कर दिया, मतलब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले हो गया है। देखो, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, रिटर्न फाइलिंग कंपनी के केस में क्या होता है, मान लो हर्षिता का ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर इज द ड्यू डेट, 31 अक्टूबर टू 24 इज ड्यू डेट। तो रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले इन्होंने डिबेंचर से मामला सेटल कर दिया। नहीं, बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अपन ने क्या बोला, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर 23-24 का एक्सपेंडिचर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे हो जाना चाहिए। तो इसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर 2024, तो उसके पहले पहले इन्होंने सेटल कर दिया डिबेंचर इशू करके। नॉट अलाउड। अरे नहीं, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट इज, लेट्स अज्यूम हर्षिता का ऑडिट होता है, क्योंकि भाई बड़ा काम है इसका, तो 31 अक्टूबर 24 इज ड्यू डेट। नीला जी 31 अक्टूबर इज ड्यू डेट, बताओ क्या होगा? अब मुझे बताओ, व्हाट विल बी योर आंसर? तेईस 24 में उसने लोन का 10 करोड़ का इंटरेस्ट बनता था, उसने इंटरेस्ट 1 रुपया पे नहीं किया, उसने डायरेक्ट डिबेंचर इशू कर दिए, बट वो भी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले डिबेंचर इशू करके सेटल कर दिया। तो नाउ वेदर इट विल बी अलाउड और नॉट, दिस विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। ध्यान रखना, आने वाला है ये तुम्हारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। बताइए, हर्षिता ने 100 करोड़ का लोन लिया, 10% के हिसाब से ब्याज बनता है 10 करोड़। हर्षिता ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है देने को, और डिबेंचर इशू कर दिए, और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले उस इंटरेस्ट को सेटल कर दिया विद द डिबेंचर्स, विद द डिबेंचर्स, विद द डिबेंचर्स। बताओ व्हाट विल बी योर आंसर? चलो जी, तुम तो नहीं बताओगे, आखिरकार मुझे ही बताना पड़ेगा। किसी ने बताया, किसी ने नहीं बताया है। आप याद करो सेक्शन 43B में मैंने क्या बोला था, याद करो, मेरे वर्ड्स को याद करो, मैंने क्या बोला था। अरे बोला था, नहीं बोला था, कुछ बोला था क्या? मैंने बोला एक्चुअल पे हो जाना चाहिए, एक्चुअल पे, एक्चुअल पे मतलब एक्चुअल पे, कोई और दूसरा तरीका नहीं चलेगा। अगर एक्चुअल पे नहीं हुआ है सो 43B की रेस्ट्रिक्शन यहां पर आ जाएगी। 43B बोलता भाई साहब सामने वाले की जेब में पैसा पहुंच जाना चाहिए, पैसा 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 पहुंच जाना चाहिए। तो इसीलिए जो आपने सेटलमेंट किया है इंटरेस्ट का, वो आपको अलाउड नहीं होगा। एक्चुअल, जब आपका एक्चुअल इंटरेस्ट पे होगा, तो यहां पर आपने जो लिखा है ना रिडम्पशन, वेरी गुड, अग्री, कि जब आप डिबेंचर का रिडम्पशन करोगे तब आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में पे वो तभी हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना? सो ये केस लो हुआ था कि जहां पर आपने सेटलमेंट कर लिया, राइट? तो केस लो में अभी स्पेसिफिकली प्रोविजन में बोल दिया भैया एक्चुअल पेमेंट मतलब एक्चुअल पेमेंट, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज पेमेंट, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज द पेमेंट। पेमेंट ठीक है, तुमने आपने क्या कर दिया, आपने डेफरमेंट, आपने क्या कर दिया है डिबेंचर इशू करके, आपने डिबेंचर इशू करके या मान लो इंटरेस्ट को नया लोन बना के आपने क्या कर लिया, डेफरमेंट ऑफ पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, दिस विल नॉट बी अलाउड, ये अलाउड नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, राइट? चलो बस यही एक पॉइंट है इसके अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 40A। बताओ भाई सेक्शन 40A क्या बोलता है, ये क्या हुआ? सेक्शन 40A क्या बोलता है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज सेक्शन 40A?
अच्छा स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या? वेरी गुड। यहां पर दो सेक्शन है, सेक्शन 40A2, और तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, A2 ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। 40A2 बोलता है, जो मैंने आपको बताया था रिलेटिव्स वाला, चलो रिलेटिव्स को अगर आप पेमेंट करते हो, चलो पहले आपको 43B एक बार तो इस नोट से बता दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस अलाउड ओनली इफ पेड टिल ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, इवन बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। ठीक है, ड्यूटी हो गया, इंडियन रेलवे का हो गया। एक मिनट आया ना, एक मिनट आप ऐसा करो, 5 मिनट का ब्रेक रखो, मैं आ रहा हूं, है ना। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई आया है ना, मैं उसका एक बार मिलके 5 मिनट में आता हूं, तब तक तुम 5 मिनट का ब्रेक ले लो। यस, तो अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा था, एक बार मैंने कहा पढ़ा देता हूं ताकि अपना सेक्शन 43B आपका ओवरव्यू क्लियर हो जाए कि सारी चीजें कवर हो चुकी है। ठीक है ना। एनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, पेंशन फंड, एनी अदर अप्रूव्ड फंड, तो ये भी आपका यहां पर कवर हो गया। ये एम्प्लॉय से रिलेटेड हो गया, बोनस, कमीशन और लिव इन कैशमेंट, तो ये आपका एम्प्लॉयज का कॉम्बो हो गया। ये आपका गवर्नमेंट का कॉम्बो हो गया, ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉम्बो हो गया। ठीक है ना। सो अगर आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसको, शेड्यूल बैंक को, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को, एमबीएफसी को, राइट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप जब एक्चुअल पेमेंट करोगे तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज आपको ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है। इफ पेमेंट मेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर अगला आपका क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछता हूं कि भाई मान लो आपने सर बोनस और कमीशन नहीं पे किया, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर 23-24 का बोनस कमीशन आपको पे कब करना था, टिल रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट, रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। ये रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट कब आती है, मान लो 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर इज द ड्यू डेट। आपने ये पेमेंट कब किया, आपने किया 1 दिसंबर 2024 को। बताओ क्या ये खर्चा अलाउड होगा क्या? मान लो आपने 5 लाख का बोनस और कमीशन पे किया प्रीवियस ईयर 23-24 का, जो आपको पे कब करना था, 31 अक्टूबर 2024 को आपको पे करना था, बट आपने 31 अक्टूबर 2024 को ना पे करके आपने कब पे किया, 1 दिसंबर 2024 को पे किया। तो क्या ये खर्चा अलाउड होगा क्या? बताओ। नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। क्यों नहीं होगा? आप लिख के आओगे, सर एज पर सेक्शन 43B अगर एम्प्लॉयज को बोनस और कमीशन दिया जा रहा है तो ये आपको अलाउड तभी होगा जब आपने एक्चुअल पेमेंट कर दिया हो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले। सर यहां आपने एक्चुअल पेमेंट नहीं किया है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले, तो ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो कब अलाउड होगा? फिर कब अलाउड होगा? कब अलाउड होगा? ये बोला है कि अगर मान लो आपका प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अलाउड पेमेंट नहीं किया तो आपको प्रीवियस ईयर में अलाउड नहीं होगा, लेकिन जिस ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो उस ईयर में आपको अलाउड हो जाएगा। मतलब अब आपको अलाउड किस ईयर में हो जाएगा? प्रीवियस ईयर 24-25 के अंदर अलाउड हो जाएगा। यस, समझ आया? तो जिस ईयर में आप उसे पेमेंट करोगे, मान लो प्रीवियस ईयर में अलाउड नहीं हुआ, तो जब आप वो कंप्लायंसेस पूरे कर दोगे तो जिस ईयर में आपने कंप्लायंसेस पूरे किए हैं उस ईयर में आपको वो अलाउड हो जाएगा। दैट्स इट। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि इफ पेमेंट मेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न देन इट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे, मतलब कंप्लायंसेस पूरे करोगे, उस ईयर में आपको यह खर्चा अलाउड हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। ये तो एनबीएफसी के बारे में बताया है, कोई खास बात नहीं है। When the interest payable loans, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना, डिबेंचर्स में आप कन्वर्ट करते हो तो। चलो एनबीएफसी का एक बार पढ़ा देता हूं, कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही सुन लेना, बस दिमाग मत लगाना, कोई खास यूज नहीं है इसका।
सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज मतलब मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब एनबीएफसी विच इज नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट और हैविंग टोटल एसेट्स नॉट लेस देन 500 करोड़ मतलब जो पब्लिक डिपॉजिट नहीं विच इज नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट और हैविंग टोटल एसेट्स जिसकी टोटल एसेट्स 500 करोड़ से कम नहीं है एज पर द लास्ट ऑडिटेड, वो आपकी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी कहलाती है। ठीक है ना, एनबीएफसी में हाँ प्रीवियस ईयर में तो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि आपको खर्चे का बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जब आप एक्चुअल में पे कर दोगे तब आपको अलाउड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तब आपको अलाउड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो आगे चलें। अब मैं आपको सेक्शन 40A(2) बता रहा था, वो कहां गई? आ जाओ। सेक्शन 40A(2) रिलेटिव्स को अगर आपने पेमेंट किया है, अगर आपने किसी भी अपने रिलेटिव्स को पेमेंट किया, रिलेटिव्स मतलब क्या? देखो अभी मैं बताता हूं, जैसे स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, राइट, ये सारे क्या हो जाते हैं? स्पाउस के जो आपके कनेक्ट्स हैं, राइट, अभी बताता हूं सारी डेफिनेशन प्रॉपर्ली, तो वो आपके रिलेटिव्स हो जाते हैं। ठीक है ना, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है ना, चिल्ड्रन, ये आपके लिए क्या है? डिपेंडेंट है। ये आपके लिए क्या है? सॉरी, ये आपके क्या है? रिलेटिव्स हैं। ठीक है ना, तो अगर मान लो आपने इनसे कोई भी सेल परचेस किया, कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, अगर आप रिलेटिव्स को पेमेंट करते हो मार्केट प्राइस से ज्यादा, तो जो भी ज्यादा एक्सपेंडिचर आप पे कर रहे हो, मान लो मार्केट प्राइस कितनी है 1 लाख रुपए और आप पेमेंट कर रहे हो कितना? 1,05,000। आप जो खर्चा दिखा रहे हो 1,50,000 दिखा रहे हो, तो 50,000 जो है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा है, तो ये 50,000 क्या हो जाएगा? आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो दिस इज 40A(2). पढ़ लेते हैं 40A(2) को। देखो 40A(2) पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन और 40A(3) कैश पेमेंट। ठीक है, पेमेंट टू रिलेटिव्स, ये कहता है अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव्स, वो आपका क्या हो जाएगा? अनरीजनेबल पेमेंट, वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। अब इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव्स कौन होते हैं? स्पाउस, एस से स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट, ये कौन होता है? कोई बताएगा मुझे? लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट कौन होते हैं? हैं जी, बताओगे के? स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियन असेंडेंट, लीनियन डिसेंडेंट, दीज आर योर रिलेटिव्स। ये कौन होता है? लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट, कोई बताएगा मुझे? देखो मान लो ये हो आप, है ना, आपका लीनियन असेंडेंट कौन है और लीनियन डिसेंडेंट कौन है? बताओ। लीनियन असेंडेंट चिल्ड्रन नहीं होते हैं, लीनियन असेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है ना, पेरेंट्स और पेरेंट्स के माता पिता, मतलब देखो मदर फादर, ठीक है, मदर फादर के मदर फादर, फादर के मदर फादर, ठीक है ना, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, ये तो क्या हो गए? आपके लीनियन असेंडेंट हो गए। और आपके जो बेटे बेटी चिल्ड्रंस जो होंगे, आपका डॉटर सन, ये आपके लीनियन डिसेंडेंट। डॉटर का डॉटर या सन, ये भी आपके डॉटर का डॉटर, सन का डॉटर या सन, ये क्या हो गए? आपके लीनियन डिसेंडेंट हो गए। लीनियन डिसेंडेंट मतलब आपके बाद वाली पीढ़ी, और लीनियन डिसेंडेंट मतलब आपके पहले वाली पीढ़ी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो ये आपके रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव्स कौन हो गए? स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, और लीनियन असेंडेंट, लीनियन डिसेंडेंट। एचयूएफ के केस में कौन हो जाएंगे? एचयूएफ के केस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो एचयूएफ का आपके जो भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या हो गए? फैमिली मेंबर्स, वो सभी रिलेटिव हो गए। और उन फैमिली मेंबर्स के रिलेटिव्स, आपके एचयूएफ के सभी फैमिली मेंबर्स क्या हो गए? रिलेटिव्स हो गए। और उन फैमिली मेंबर के रिलेटिव्स एंड देयर रिलेटिव्स, मतलब मान लो फैमिली मेंबर में कौन है एचयूएफ में?
मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। अब ब्रदर सिस्टर का जो रिलेटिव्स है, मतलब ब्रदर सिस्टर के मान लो लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे। फैमिली और फर्म, इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्म में क्या हो जाएगा? पार्टनर्स, वो क्या है? आपस में रिलेटिव्स हो जाएंगे। और सभी पार्टनर्स के जो रिलेटिव्स है, सभी पार्टनर के रिलेटिव मतलब पार्टनर अपने आप में इंडिविजुअल हो गया, तो इंडिविजुअल के जो रिलेटिव्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? रिलेटिव्स कहलाएंगे। इसी तरीके से कंपनी के सभी डायरेक्टर्स रिलेटिव्स हो गए और उन डायरेक्टर्स के रिलेटिव भी रिलेटिव हो जाएंगे। एओपीबीवाई में मेंबर्स एंड देयर रिलेटिव्स, ठीक है। अगर मान लो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, प्रोप्राइटर हो, अगर आपका किसी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% और मोर होल्डिंग है, तो आप क्या हो जाओगे? रिलेटिव्स हो जाओगे। 20% और मोर शेयर होल्डिंग है अगर कंपनी के अंदर, और प्रॉफिट शेयरिंग है किसी फॉर्म में, तो वो फॉर्म भी आपके लिए क्या हो जाएगी? रिलेटिव्स हो जाएगी। जैसे समझो भरत रूनीवाल की एक प्रोप्राइटरी फॉर्म है, ठीक है ना, तो भरत रूनीवाल के लिए रिलेटिव्स कौन हो जाएंगे? स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट। अब भरत भाई ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, मान लो किसी कंपनी में उनके जो शेयर है 25% शेयर है, तो वो कंपनी भी भरत भाई के लिए रिलेटिव हो जाएगी, राइट। या किसी फॉर्म के अंदर उन्होंने कहीं प्रॉफिट शेयरिंग है जो उनकी 20% से ज्यादा है, मान लो 21%। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यही होता है, 20% या उससे ज्यादा आपकी जो शेयर होल्डिंग होती है वो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को डिनोट करती है, ठीक है ना। 20% और मोर शेयर होल्डिंग या प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। होल्डिंग कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनीज है तो वो सब्सिडरी कंपनी आपस में रिलेटिव्स कहलाती है, ये चीज ध्यान रखना। सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव्स। बाकी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोटा मोटी ध्यान रखो रिलेटिव्स, दैट्स इट। समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में, आपको कभी इतना घुमाएगा नहीं, वो आपको साफ साफ बोलेगा दीज आर द रिलेटिव्स जो 48(2) के अंदर कवर होते हैं, बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 48(2) आपका कवर हो गया है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हाँ जी, अब आ जाओ 48(3), ये क्या होता है बताओ। अगर आपने रिलेटिव्स को पेमेंट किया है, अगर आपने रिलेटिव्स को पेमेंट किया है तब तो क्या हो जाएगा? अगर आपने रिलेटिव्स को पेमेंट किया तो 48(2), जितना भी आप आर्म्स लेंथ प्राइस, मार्केट प्राइस से ज्यादा पेमेंट करोगे वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो आपने रिलेटिव्स को पेमेंट किया है 50,000 रुपए, जबकि मार्केट प्राइस है 45,000 रुपए, तो 45,000 के ऊपर आप कितना पेमेंट कर रहे हो? 5,000 रुपए, 5,000 रुपए डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ कम ऑन दी 48(3), ये क्या है बताओ जी, एम ऑडिबल? हाँ जी बताओ। सर छुट्टी के दिन में परेशान कर रहे हो आप। अरे मेरा टारगेट है मैं तुम्हें इनकम टैक्स में एकदम टाइम पे फ्री करूं ताकि तुम्हारी कमांड ला पाऊं इनकम टैक्स में यार, दिस इज माय टारगेट। तभी मैं इसीलिए मैं थोड़ा इतना तुम्हें प्रॉपर चीजों पे फोकस करवा रहा हूं। वेरी गुड। अगर आप क्या करते हो यहां पर कैश पेमेंट, अगर आप कैश पेमेंट करते हो 10,000 से ज्यादा, अगर आप किसी भी पर्सन को, सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, ठीक है, अगर आप किसी एक सिंगल पर्सन को इन अ सिंगल डे कोई भी पेमेंट करते हो 10,000 रुपए से ज्यादा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो मैं अगर कुछ स्टेशनरी खरीदने गया, स्टेशनरी, और मैंने यहां पर 25,000 का स्टेशनरी खरीदा और मैंने सारा का सारा पेमेंट उसे कैश में कर दिया, टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, ये चीज ध्यान रखना, टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। अगर मैं 10,000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट करता हूं तो मेरा पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर विल गेट डिसअलाउड, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। होल अमाउंट विल गेट डिसअलाउड। अब यहां पर एक क्वेश्चन है मेरा, बताओ मैंने क्या किया, ये स्टेशनरी XYZ स्टेशनरी वाला था, मैंने कहा देख भाई तू मुझे 25,000 रुपए दे रहा है, 25,000 रुपए का माल मैं तेरे को कैश में पेमेंट करूंगा, अगर मैं तेरे को एक ही दिन में पेमेंट कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अपन क्या करते हैं, इसे तोड़ देते हैं, 5,000 5 दिनों में तेरे को पेमेंट कर दूंगा। क्या लगता है अलाउड होगा या नहीं होगा? ये मैंने कर दिया मान लो 1 जनवरी को, ये 2 जनवरी को,
ये 3 जनवरी को, ये 4 जनवरी को और ये 5 जनवरी को। बताओ क्या ये 5,000 रुपए, क्या ये अब मुझे बताओ 25,000 रुपए का खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा? बताइए, क्या ये 5,000 का एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड और नॉट? हाँ जी बोलो। बताओ यहां बताइए, अलाउड हो जाएगा? नीलाजीत बोल रहे हैं यस सर, राहुल बोल रहे हैं नो सर, आयुषी बोल रही है नो सर, हर्षिता बोल रही है यस सर, नीलाजीत बोल रहे हैं यस सर। अलाउड होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा? कारण लिखो, कारण बताओ। जूही बोल रही है नो सर, नॉट अलाउड। यस, व्हाट इज द रीजन? मैंने क्या बोला था, ध्यान से नहीं सुना? टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। चलो जी पढ़ो एक बार। पेमेंट टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, पेमेंट टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। अगर 10,000 से ज्यादा है तो दैट एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। यहां तो आपने एक सिंगल पर्सन को 5,000 का पेमेंट किया है ना इन अ सिंगल डे, अलाउड हो जाएगा 25,000 का एक्सपेंडिचर। 10,000 से ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है ना, अदरवाइज अलाउड हो जाएगा। एक मिनट। हाँ जी, आई होप दिस इज क्लियर, समझ आया? बट बिकॉज हम जब इसे शो करेंगे तो एक साथ नहीं 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 आयुषी, टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे अगर आप 10,000 से ज्यादा पे करते हो तो डिसअलाउड होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या आप जुगाड़ अगर करना भी चाहते हो तो ऐसा जुगाड़ कर सकते हो। अगर आप कोई भी खर्चा अलाउड करवाना चाहते हो कैश में तो आप क्या करो, एक 5 तारीख को पे करो, एक 6 तारीख को पे करो, ऐसा। बट ऐसा जनरली नहीं होता है, बट ठीक है ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हो। अगर आपको खर्चा, जब आप ऑडिट में जाओगे ना, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप ऑडिट में जाओगे और ड्यूरिंग दी ऑडिटिंग आपको आइडेंटिफाइड हुआ कि दे हैव इंकर्ड 10,000 मोर देन 10,000 एक्सपेंडिचर इन कैश, यू हैव टू चेक इन डिटेल वेदर दे हैव पेड टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे और नॉट। इफ दे पेड टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे देन होल एक्सपेंडिचर विल गेट डिसअलाउड, अदरवाइज अलाउड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो मैं बोलता हूं ना कैश, कैश मतलब क्या हो गया? कैश मतलब अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट मेथड, अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट मेथड। मतलब प्रिस्क्राइब पेमेंट मेथड मतलब इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट ट्रैक कर सके, है ना। बैंक अकाउंट के रूट आउट हो रहा है, आपका यूपीआई के रूट आउट हो रहा है ना, तो बैंक जिसे ट्रेस कर सके, एनईएफटी हो रहा है, आईएमपीएस हो रहा है, यूपीआई हो रहा है, ड्राफ्ट हो रहा है, सो दीज ऑल आर दी अलाउड। अगर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड के रूट आउट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर देन प्रिस्क्राइब मेथड अगर हो रहा है सो दैट इज दिस अलाउड, ठीक है, दैट इज स्टिल अलाउड। ठीक है ना, पेमेंट टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, बस दैट्स द आपको ये ध्यान रखना है, बस ये कंडीशन आपको चेक करनी है। यहां पर एक आपने वो देखा होगा, वो डांस एकेडमी वाला वीडियो याद आ रहा है? अगर भरत भाई शायद कौन कंसल्टेंट थे, मोदी जी आए थे, वहां नहीं आए थे मुझे नहीं पता, मोदी जी आए नहीं आए, ठीक है। वहां पर क्या था, वहां पर उन्होंने बोला कि अगर टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, 50,000 पेमेंट करना चाह रहा था, राइट, तो उसने मना कर दिया, बोले नहीं सर अलाउड नहीं है। तो वहां पर कंसल्टेंट साहब ने बताया था टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे अगर आप पेमेंट करते हो 10,000 से ज्यादा तो हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट वेंडर को अगर आप पेमेंट करते हो तो 35,000 के लिमिट है। अब वो गड्डी लेके आया ट्रांसपोर्ट वेंडर, है ना, ट्रांसपोर्ट वेंडर गड्डी लेके आया, बोले मैं निकला हो गड्डी लेके, ये ट्रक है ट्रक, अब इसमें ये सामान रखे हुए कई सारे ट्रक के अंदर, ठीक है। अब ये आया भैया, इसने मेरी फैक्ट्री में सामान उतारा, अब इसने सारा ये सामान मेरी फैक्ट्री में उतार दिया, ठीक है, ये सामान मेरी फैक्ट्री में अनलोड कर दिया। अब मेरी फैक्ट्री में जब ये सामान अनलोड हुआ तो इसने बोला सर ये भाड़ा दो आप मुझे, कितना भाड़ा? 32-30 हजार रुपए का भाड़ा बनता है सर आपका।
मैंने कहा यार ऐसा कर, तेरा अकाउंट नंबर दे। ये ट्रक वाला गड्डी वाला बोले, ओ भैया हम देसी आदमी है, हमारे को पास कोई अकाउंट नहीं है, कैश रोकड़ा चाहिए, तो आपको उसको रोकड़ा पेमेंट करना पड़ेगा। सो यहां पर ट्रांसपोर्टर के केस में इन्होंने लिमिट कर दी है 35,000 कि अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे 35,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर, जो गुड्स वाला होता है ना, गुड्स कैरेज, वो ट्रांसपोर्टेज के केस में वहां लिमिट क्या है आपकी 35,000, बस ये चीज ध्यान रखना। और बाकी जो लिमिट है दैट इज 10,000। ठीक है, चलो जी पढ़ लो एक बार। Such expenses will be disallowed in case of payment to transport operator. Limit will be 35,000 instead of 10,000. यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? अब देखो, लेकिन कुछ केसेस में सरकार ने कहा कि कुछ केसेस में आप अगर कैश पेमेंट करोगे ना 10,000 से ज्यादा तो भी चलेगा। कुछ केसेस में अगर आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट करोगे तो चलेगा। कुछ केसेस, एक्सेप्शन। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यहां से आते हैं कि भाई तुमने 10,000 का पेमेंट किया, डिसअलाउड, लेकिन वो एक्सेप्शन आपको वहां दे देते हैं कि यार हमने इसलिए पेमेंट किया, तो बताओ अलाउड होगा या नहीं अलाउड होगा। अभी अपन देखते हैं। चलो जी, अब इन्होंने क्या बोला है देखो, इन्होंने बोला है कि अगर आप आरबीआई को पेमेंट कर रहे हो, एलआईसी को पेमेंट कर रहे हो, बैंक को पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो कैश में, 10,000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। आप अगर मान लो 10,000 से ज्यादा भी कैश पेमेंट कर रहे हो, किसको? आरबीआई को, गवर्नमेंट को, बैंक को, एलआईसी को, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है, आप उनको पेमेंट कर सकते हो। 10,000 से ज्यादा भी पेमेंट करोगे तो भी चलेगा, राइट। कैश में पेमेंट करोगे ना 10,000 से ज्यादा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खर्चा डिसअलाउड नहीं होगा। ठीक है, चलो। पेमेंट थ्रू बुक एंट्री एडजस्टमेंट, ये कोई बताएगा मुझे व्हाट इज बुक एंट्री एडजस्टमेंट? इसको एक बार बस पढ़ना है, बाकी कोई ज्यादा लोड देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार पढ़ लोगे ना, मैं आपको बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, बस वो आपको ध्यान रखना है, बाकी एक बार पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ने में भी कोई भारी नहीं है यार, इजी है। अगर आप आरबीआई को, एलआईसी को, बैंक को या गवर्नमेंट को अगर पेमेंट कर रहे हो, डिसअलाउड हो जाएगा। सर इन इंस्टीट्यूशन में बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन रूट आउट होती है, मतलब सर इन इंस्टीट्यूशंस में बैंक के रूट आउट थ्रू ही ट्रांजैक्शन रूट आउट होती है। मैं समझा नहीं आपका जो ही पॉइंट। देखो पहला मैंने क्या बोला, पहला देखो मैंने क्या बताया कि अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो अलाउड हो जाएगा, और सॉरी कैश में पेमेंट नहीं करते हो, 10,000 से ज्यादा अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन मान लो आप ये पेमेंट किसको कर रहे हो, आप ये जो खर्चा कर रहे हो किसको कर रहे हो, ये पेमेंट किसको कर रहे हो? अगर आपने आरबीआई को कोई पेमेंट किया है, टेंशन ही मत लो, इवन आप 10,000 से ज्यादा भी कैश पेमेंट कर रहे हो तो भी अलाउड हो जाएगा। तो आरबीआई, एलआईसी, बैंक और गवर्नमेंट को अगर आप पेमेंट करते हो तो यस अलाउड हो जाएगा। दूसरा, पेमेंट थ्रू बुक एंट्री एडजस्टमेंट। अब ये समझाता हूं बुक एंट्री एडजस्टमेंट क्या होता है। अब ये देखो, यहां पर मान लो मैंने राम से माल खरीदा था, तो मैं क्या करूंगा, परचेज टू राम, कितने का? 50,000 का। ये मैंने राम से माल खरीदा। राम ने कहा यार भरत भाई आप पढ़ाते बहुत बढ़िया हो यार, मेरे बेटे को भी पढ़ा देना। मैंने कहा चल ठीक है राम, पढ़ा देंगे। तो मैंने क्या करा, सर्विसेज दी, ठीक है ना। राम ने कहा सर मैं पेमेंट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो जब मेरी सर्विसेज कंप्लीट हो गई तो मैं क्या बोलूंगा, राम टू सेल्स या सर्विसेज, ठीक है ना। मैंने सर्विसेज का सेल किया, कितने का? 75,000 रुपए का, ठीक है। राम बोलता है सर ऐसा करो कि 50,000 मैं आपसे मांगता हूं और आप मेरे से 75,000 रुपए मांगते हो, ऐसा करो अपन एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बाकी बैलेंस में 25,000 आपको बैंक अकाउंट में पे कर देता हूं। समझ रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, बुक एंट्री एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये राम का 50 इधर डेबिट और ये क्रेडिट, समझ आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट सेटलमेंट कर लिया, मतलब 50,000 का हमने क्या कर लिया, बुक एंट्री एडजस्टमेंट कर लिया। सो यहां पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
आरबीआई को पेमेंट कैसे, मतलब अगर मान लो आरबीआई ने आप पे कोई पेनल्टी चार्जेस कोई भी इंपोज किया हो आरबीआई के कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग अगर आपको पे करना हो तो उस केस में कभी कभी बिजनेस में होता है कि बिजनेस के कुछ आरबीआई के कंप्लायंसेस आपको पे करने होते हैं आरबीआई को, तो करो ना कैश में, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलआईसी को पे करो, बैंक को पे करो, गवर्नमेंट को पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैश में पे कर सकते हो, राइट। दूसरा बुक एंट्री एडजस्टमेंट आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तीसरा ये बोलता है पेमेंट टू प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्ट। ये कौन बताएगा मुझे, प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? एक एक चीज को मैं आपको ढंग से समझा रहा हूं ताकि कहीं गड़बड़ ना हो तुम्हें। प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्ट, बोलो जी बोलो। प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्ट ये कौन होता है? चलो तुम्हें एक मिनट, तुम्हें नहीं पता होगा, मैं यहां से समझाता हूं तुम्हें। मान लो ये देखो, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, पोल्ट्री, फिश, लाइव स्टॉक, सॉरी, नॉट द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये छींक आती है ना भाई, तो मेरे को ऐसी आती है कि रुकती नहीं है फिर। जब छींक आती है ना भाई, रुकती नहीं है वो। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ प्रोड्यूसर डायरेक्टली इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ, हाँ एग्जैक्टली, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब जो अनाज का प्रोडक्शन करता है, किसान आदमी, किसान आदमी। फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में कुछ सामान लाता है और बेचता है, राइट, दीज आर द प्रोड्यूसर। जैसे आपको पता है कि तालाबों से सिंघाड़े एक फ्रूट आता है, वो निकाला जाता है, तो दीज आर द प्रोड्यूसर। अगर आप उससे सामान खरीद रहे हो, सिंघाड़ा खरीद रहे हो, और अगर आप उसको 10,000 से ज्यादा कैश का पेमेंट करते हो, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी वाले, मुर्गी पालन जो करते हैं ना, अगर आप उनके मुर्गी पालन वालों से क्या है, जो मुर्गी पालन करते हैं उनसे आप अंडे खरीद रहे हो, 10,000 से ज्यादा अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोल्ट्री वालों को कोई पेमेंट करते हो कोई इशू नहीं है। फिश, लाइव स्टॉक, फिश मतलब मछुआरे, मछुआरे जो भी बोलते हैं, जो भी है ना, मछुआरे। अगर आप उनसे खरीदते हो, अगर आपको आइडिया हो, तो मछुआरे क्या करते हैं, जाल फेंकते हैं, मछलियां लेके आते हैं और फिर बोरी लगा के बैठ जाते हैं, किलो साहब मछलियां खरीदो, राइट। सो अगर आप मछुआरों से मछलियां खरीद रहे हो, उनको अगर 10,000 से ज्यादा भी पेमेंट करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्टली उनको पेमेंट कर रहे हो तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को पेमेंट कर रहे हो, प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फिश, फॉरेस्ट और लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब कौन से होते हैं, जो जो जानवरों में डील करते हैं ना, बट वो व्यापारी नहीं होने चाहिए, दैट शुड बी द प्रोड्यूसर्स ऑफ, राइट। यस, ठीक है ना। अब मान लो, अब एक क्वेश्चन, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, वो समझना मुझसे, मैं बताना क्या होगा। किसान, फार्मर ने मंडी में अपना अनाज बेचा, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का। तो मंडी में भरत भाई बैठते हैं, मंडी में भरत भाई की दुकान है, मंडी में भरत भाई ने फार्मर से माल खरीदा 1 लाख रुपए का और इसको कैश में पेमेंट कर दिया, फार्मर से माल खरीदा भरत भाई ने 1 लाख रुपए का और उसको कैश में पेमेंट कर दिया। क्या ये अलाउड होगा या नहीं होगा, बताओ। हाँ, डेयरी फार्मिंग, बिल्कुल ठीक है, जूही बिल्कुल सही है। बताओ क्या ये अलाउड होगा या नहीं होगा? हाँ जी बताओ, क्या ये अलाउड होगा या नहीं होगा? अलाउड हो जाएगा, बिल्कुल अलाउड हो जाएगा। अब समझना, भरत भाई ने ये माल बेचा मार्केट के अंदर 1,20,000 के अंदर, और मार्केट में जिसने खरीदा था उसने भरत भाई को कैश में पेमेंट कर दिया
कैश में पेमेंट कर दिया। मार्केट में मान लो इससे खरीदा, रिलायंस वाले ने खरीदा, रिलायंस वाले ने माल खरीदा और रिलायंस वाले ने भरत भाई को कैश में पेमेंट कर दिया, क्या ये अलाउड होगा या नहीं होगा? बताओ, ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैं बताता हूं तुम्हें किस तरीके का क्वेश्चन बनता है और तुम्हें आंसर क्या देके आना है। नॉट अलाउड, बस कंसेप्ट शुड बी क्लियर। भाई अगर आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर को पेमेंट कर रहे हो तब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो रिलायंस वाला भरत भाई से माल ना खरीद के डायरेक्ट फार्मर से माल खरीद रहा होता और उसको कैश पेमेंट करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, फार्मर ने मंडी में माल बेचा, ठीक है, और आपने मंडी में माल खरीदा, बस आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर फार्मर मंडी में माल बेचता है तो जिसने माल खरीदा है वो फार्मर को अगर पेमेंट कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आप किसको पेमेंट कर रहे हो, क्या वो प्रोड्यूसर है, क्या वो प्रोड्यूसर है क्या? अगर वो प्रोड्यूसर है तो टेंशन लेने का ही नहीं, अलाउड हो जाएगा कैश, राइट। तो ये भी तुम्हारा पॉइंट क्लियर है। अब ये बोलता है पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर मान लो आप किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हो, अप टू 50,000 रुपए तक का पेमेंट आप उसे कैश में कर सकते हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है रिटायरमेंट बेनिफिट के केस में। ये आता है आपके एग्जाम में, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आता है। ये बोलता है सुनो कि पेमेंट ऑफ ए सैलरी टू एम्प्लॉय, आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट किया, पोस्टेड एट एनी अदर प्लेस, जो किसी दूसरे प्लेस पर पोस्टेड है। मतलब मान लो यहां हमारे जूही बॉम्बे में जॉब करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बॉम्बे में जॉब करती है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसे बोला कि यार मेरे जामनगर प्लांट में जाके थोड़ा जामनगर का प्लांट संभाल के आओ, तो ये जामनगर में से भेजा गया कितने दिनों के लिए। अब जूही वहां पर है मान लो मोर देन 15 डेज। अब जूही का वहां पे क्या है कि बैंक अकाउंट वहां ऑपरेट हो नहीं रहा है, वहां उसको परेशानियां हो रही है, तो इसने रिलायंस वाले को बोला सर मेरे को पेमेंट कराओ, मेरा पेमेंट बैंक पेमेंट नहीं चल रहा है, बैंक कार्ड वहां नहीं चल रहा है, वहां मेरे को बराबर मामला ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो सर मुझे आप कैश में पेमेंट कराओ। तो जूही को 1 लाख रुपए का कैश पेमेंट कराया गया। बताओ क्या वो अलाउड होगा? हाँ, यस नीला जी। बताओ, तो क्या जो जूही को 1 लाख का पेमेंट हो रहा है वो अलाउड होगा? यस, अलाउड हो जाएगा। अगर आप अपनी बेस लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे जाते हो और वहां पर आपका स्टे 15 दिन से ज्यादा है, तो आपको जो कैश सैलरी पेमेंट किया जा रहा है दैट विल बी अलाउड। देखो, पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय पोस्टेड एट एनी अदर प्लेस अदर देन नॉर्मल ड्यूटी प्लेस। नॉर्मल ड्यूटी प्लेस बॉम्बे था, आपको भेजा जामनगर फॉर 15 डेज और मोर, 15 दिन या उससे ज्यादा, 15 दिन या उससे ज्यादा, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट, बस एक बार पढ़ने होते हैं इनको, बाकी और कोई खास बात नहीं है। ये कहता है पेमेंट मेड वेयर बैंकिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। मान लो आप कोई गांव में हो, आप गांव में कोई चीज खरीद के लाते हो, और गांव में कोई चीज खरीद के लाते हो, अब आप उसे बोलते हो ले भैया मैं तेरे को चेक काट के दे रहा हूं, बोले भाई हमारा तो एटे बैंक को नहीं, मैं कटे जाऊंगा, पैसा ले बा। तो भैया जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर आप वहां पर पेमेंट कर रहे हो, कैश में पेमेंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फिर आता है पेमेंट मेड बाय ऑथराइज्ड डीलर। पेमेंट मेड बाय ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सुनो इस लाइन को और मुझे बताओ क्या समझे आप इससे, मुझे इस लाइन का मतलब समझाओ। मतलब आप क्या समझे, मतलब नहीं, मुझे क्या समझे, कुछ समझ आएगा इस लाइन से, मुझे वो बताओ, फिर मैं समझाता हूं तुम्हें, ताकि थोड़ा सा कनेक्ट करवाऊं। मुझे तुम्हें याद नहीं करवानी है कुछ चीजें, तुम्हें सेट करवानी कि वो मामला है क्या। पेमेंट मेड बाय द ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बताओ बताओ, ये समझ आ रहा है क्या तुम्हें? अगर आपने कभी
ये समझ आ रहा है क्या लाइन? बताओ, पेमेंट मेड बाय ऑथराइज्ड डीलर ऑफ मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। बट ये किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? डॉलर को कन्वर्ट करने में, हाँ, ऑथराइज्ड डीलर, वेरी गुड। आपको पता है, आपने कभी इन एक मिनट को बताता हूं, देखो आपको ये मनी एक्सचेंजर वाले कौन होते हैं वो बताता हूं मैं आपको। ये क्या हुआ, चला क्यों नहीं वाईफाई? ये उर्दू में क्यों आ रहा है यार? ये कभी ऐसे काउंटर देखे हैं तुमने एयरपोर्ट पे? ऐसे काउंटर देखे हैं तुमने एयरपोर्ट पे? ये देखो, EBX हो गया, करेंसी एक्सचेंज हो गया, राइट? दीज आर द करेंसी एक्सचेंजर, EBIX कैश, ठीक है ना? दीज आर द एक्सचेंज वाले, जहां पर अगर आप फॉरेन के लिए जा रहे हो, फॉरेन जाते हो तो अपने पास तो रोकड़ा है, INR। अब INR चलता है क्या फॉरेन में? है ना? INR चलता ही नहीं है फॉरेन के अंदर। ये हमारा वेंडर हुआ करता था, ये जो है ना EBX, दिस इज आवर वेंडर। जब मैं कॉर्पोरेट में था तो ये हमारा वेंडर हुआ करता था। कहां गई इसकी अच्छी वाली फोटो? लगाते हैं इसकी, ये रही। ये क्या लिखा हुआ है रे भाई? ये सब उर्दू में क्यों लिखा हुआ है यार? समझ नहीं आ रहा है यार। हिंदी में क्यों नहीं आ रहा है ये? यहां मेरे को लगता है किसी ने उर्दू डाल दिया क्या? अरे भाई, ये कैसे होगा? ओ मेरे भाई, कमाल है यार। चलो, जो भी है वो है, अब क्या करें, राइट? तो अगर आप ये जो एक्सचेंज काउंटर है, यहां से अगर आप क्या खरीदते हो, अगर आप एक्सचेंज, आप क्या करते हो, आप यूएस जा रहे हो, लेट्स अज्यूम आप यूएस जा रहे हो, समझना। अब आप यूएस जा रहे हो तो क्या बोलोगे? ओ मेरे पास तो रुपया है, यूएस में रुपया थोड़ी चलता है, तो हमको डॉलर चाहिएगा, डॉलर, ठीक है? तो आप उसको बोलोगे, लो सर आप हमें डॉलर दे दो। आपने उसे कैश दिया, वो आपको डॉलर दे देगा। आपको कितने? 1 लाख डॉलर दे दिए। अब सुनना, अब कहानी क्या होती है। अब डॉलर से यूएस गए, आपने $60,000 खर्चा किया, 40,000 बच गए। अब क्या करोगे? उसे यहां पे लेके घर पे रखा आओगे? नहीं, उस डॉलर का वक्त ही नहीं है। आप इस एक्सचेंज वाले के पास जाओगे, अरे भाई $40,000 पड़ा है, ले और मेरे को कैश दे। वो क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। P&L में वो क्या दिखाएगा? परचेज ऑफ डॉलर। P&L में दिखाएगा परचेज ऑफ डॉलर, और मैंने कैश पेमेंट किया $40,000। ओ भैया, इधर अपना पापा जी बोलेंगे नहीं 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 नहीं, कैश में पेमेंट नहीं करने का, 10,000 से ज्यादा अकाउंट में पेमेंट करने का था। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन के कारण उसको बेनिफिट मिल गया है कि अगर वो डॉलर परचेज कर रहा है और उसके अगर अगेंस्ट अगर वो कैश पेमेंट कर रहा है, वो कर सकता है। इनको ये पावर दे दिया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो होते हैं ना मनी एक्सचेंज वाले, दीज आर द मनी एक्सचेंज वाले इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये उसका बिजनेस है, ये उसका बिजनेस है, राइट? समझ आ रहा है ना? आज टीडीएस नहीं हुआ यार, आज तुम्हारा यही हुआ है। कोई बात नहीं, कल करेंगे टीडीएस, ठीक है ना? ये जो एक्सेप्शन है ना, ये यहां पर आपको दी हुई है, रूल 6DD, ठीक है? दीज आर द एक्सेप्शन एज पर रूल 6DD। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है रूल वगैरह, बस एक्सेप्शन ध्यान रखो कि दीज आर द एक्सेप्शन। पेमेंट मेड थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, ईसीएस, क्रेडिट कार्ड, ये यूपीआई भी मैंने बोला ना प्रिस्क्राइब पेमेंट मेथड। तो दीज आर द प्रिस्क्राइब पेमेंट मेथड, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, ईसीएस, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई भी। सो अगर आप इसके रूट आउट पेमेंट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट ऑफ प्रोडक्ट, परचेज ऑफ प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है और या प्रोसेस हो रहा है विदाउट एड ऑफ पावर, जहां पे पावर का यूज नहीं हो रहा, उसके बिना अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तुम्हें पता है लघु उद्योग, ग्रामीण लघु उद्योग, पता है? बीड़ी 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 कैसे बनती है? हाथ से बनती है, जर्दा मसाला डालते हैं फिर बनता है। यहां बताओ, ये चीज बीड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या इसमें बिजली की खपत आ रही है? बिजली यूज आ रही है क्या? नहीं,
इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट एड ऑफ पावर। तो अगर ऐसी कोई चीज के लिए अगर आप पेमेंट करते हो तो वहां पर भी आप कैश पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और लास्ट में इन्होंने बोला है पेमेंट मेड टू एनी पर्सन टू हिज एजेंट। भरत रूनीवाल क्या है? रिलायंस, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसे पहले तो पढ़ लो फिर समझाता हूं इसे। पेमेंट मेड टू ए पर्सन टू हिज एजेंट हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन ए कैश फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। बस आज मैं इतना ही करूंगा यार, है ना, बाकी कल ही करेंगे अपन। बस ये वाला हो गया, रिलेटिव्स वाला हो गया। अब ये पॉइंट्स कल ही करते हैं फिर, क्योंकि टीडीएस कल ही कनेक्ट कराऊंगा और टीडीएस के साथ ही सारे पॉइंट कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखो, पेमेंट मेड टू एनी पर्सन टू हिज एजेंट, अगर आप उसके किसी एजेंट को पेमेंट कर रहे हो हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। अब ये समझना, इसे ढंग से समझो। मान लो रिलायंस वाला है, रिलायंस वाले का एजेंट है मान लो भरत भाई, ठीक है। अब भरत भाई को बोला गया है कि यार किसानों से माल खरीद, तो भरत भाई गांव गांव जाता है, गांव गांव जाता है और किसानों से परचेस करता है, किसानों से परचेस करता है। भरत भाई बोलता है सर मैं किसानों को पेमेंट कर रहा हूं, ये देखो सर मैंने 50,000 कैश पेमेंट कर दिया है, ठीक है सर आप मेरे को पेमेंट भिजवा दो। तो रिलायंस अगर उसको 50,000 का पेमेंट कर रहा है ताकि भरत भाई किसानों को कैश पेमेंट कर सके, राइट, और किसानों को कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा ना, प्रोड्यूसर्स को अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भरत भाई अगर किसानों को पेमेंट कर रहे हैं और उस पेमेंट के बदले रिलायंस भरत भाई को पेमेंट कर रहा है अपने एजेंट को, तो वो कैश पेमेंट करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो दीज आर द एक्सेप्शन जो आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। बस, तो मैंने आपको आज वो एक्सेप्शन वाला पार्ट पूरा अच्छे से करा दिया है। नाउ बाकी अपन करेंगे कल, टीडीएस वाला पार्ट कल करेंगे यार, ठीक है। तो ये अपना पार्ट एक कंप्लीट हो गया है, कोई चीज मिस तो नहीं हो रही, वो देख रहा हूं मैं। ये देखो, ये आपके जो बड़े लोगों की सेक्शन है ना, ये तो आपके है ही नहीं। अब इसमें आपका एक तो आएगा साइंटिफिक रिसर्च, ये मैं कराऊंगा, ये आपके नहीं है, ये आपके नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये आपके नहीं है, स्किल डेवलपमेंट आपके नहीं है। फिर 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके हैं, अमल कमीशन ये आपके नहीं है, बीआरएस एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद आपके है, और ये आपके है, और ये नहीं है। तो आपके इसमें जो 4 सेक्शन है, एक तो सेक्शन 35 है, वो आपके सिलेबस में है, 35D है, 35DD और 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। बस ये 4 आपको मेरे को कराने हैं, बड़े लोगों के सेक्शन जो मैं बाद में कराऊंगा। यस, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां तक तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, कल इनको रिकॉल करेंगे, हाँ रिकॉल करके फिर अपन टीडीएस पे बढ़ेंगे। बस कल मैं आपको टीडीएस कराऊंगा, कल पूरा चैप्टर आपका टीडीएस होने वाला है, ठीक है। आई होप पूरी 2 एक्सेप्शन को मैंने आपको वापस से बढ़ा दिया, बड़े लोग क्या पापा जी की रेस्ट्रिक्शन को पूरा क्लियर कर दिया। सो नाउ आई थिंक एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बाय। क्या हम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बट किंतु परंतु, रुक जाओ ना, मैं कराऊंगा ना। अब इस चैप्टर में बचा क्या है बता देता हूं तुम्हें। इतने जल्दबाजी कोई भी चीज की मत रखो, चैप्टर मेरे साथ चलो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। उस चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर भी मैं मर्ज करा दूंगा, उस चैप्टर को उसमें मत तोलो, मैं सीक्वेंस करा दूंगा सेट तुम्हारा। फिर भी तुम्हें बता ही देता हूं, अब तुम पूछ रहे हो तो कि क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या नहीं बचा हुआ है। सेक्शन 28 हो गया, सेक्शन 29 हो गया, सेक्शन 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 नहीं है, 34 ओमिटेड है, 35 के वो 4 सेक्शन है जो मैंने भी आपको बताए, सेक्शन 35, सेक्शन 35AD, सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी। बस मेन 3 ही है, ये 3 ही है। वो VRS तो छोड़ दो, उसको तो कुछ छोटा सा है, वो तो कोई खास बात नहीं है। तो मेन 3 आपके यहाँ पे, तो 3 सेक्शन तो ये हो गए। सेक्शन 36 डन, सेक्शन 37 डन, सेक्शन 38 आपको करा चुका हूं, 39 ठीक है, कोई खास नहीं है वो, ठीक है। सेक्शन 40, 40A, 43B, तो ये आपका हो चुका है, ऑलमोस्ट आपका हो चुका है। अब मैं आपको लेके आऊंगा सेक्शन 44 AA, 44AB। ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कब मेंटेन करना जरूरी है, और अब बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है कि हाँ करनी है। अरे उसकी ऑडिट कब करानी है वो यहां पे बताऊंगा, और फिर इसके साथ बताऊंगा प्रेजम्पटिव इनकम, सेक्शन 44AD,
सेक्शन 44 AE और सेक्शन 44 ADA। बस दीज आर द सेक्शंस जो आपके लिए रिलीवेंट है। और ये इनमें क्या है, एक एक मिनट का टाइम लगेगा। ये 5 मिनट का टाइम इसमें लगेगा, 15 मिनट का टाइम इसमें लगेगा और 25 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। तो ये तो टोटली 1 घंटे के चैप्टर है मैक्सिमम, तो सेक्शन है टोटल 1 आवर्स, ठीक है ना। 1 आवर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका जो मेजर जो टाइम जाएगा वो जाएगा सेक्शन 35, 35 AD और 35D। ये मान के चलो 20 मिनट, ये मान के चलो 20 मिनट, ये मान के चलो 1 आवर। तो ये बाकी जो है ये 2 घंटे के सेशन है आपके। तो 2 घंटे का ये सेशन रहा, 1 घंटे का ये सेशन रहा, बस। राइट, सो दीज आर द फाइनल। उसके बाद आपका सारा फाइनल हो जाएगा। बट क्यों मैं इसको और लंबा जाने वाला है, क्यों? क्योंकि मैं टीडीएस चैप्टर को भी यहां कनेक्ट करवा दूंगा ताकि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो। पीजीबीपी कराने में कल का 1 दिन सेशन और चाहिए मुझे, मैं पीजीबीपी कंप्लीट करा दूंगा, बट आई डोंट वांट टू कंप्लीट इन अ सिर्फ सीक्वेंस मैनर। नो, आई वांट टू कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको टीडीएस भी यहां पे कनेक्ट कराऊंगा। आप ये मत सोचो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आप तो ये सोचो कि कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप एक जगह भी नहीं रुकोगे। तो हम हर चीज को कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। और टीडीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीडीएस। 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है और इसका पीजीबीपी 10 से 15 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये आता है। तो हम मान के चलो 15 मार्क्स का चैप्टर एक साथ में आपका करा रहा हूं। दैट्स इट।